हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के सेकंड काइंड के बारे में। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था इम्प्रॉपर इंटीग्रल के फर्स्ट काइंड के बारे में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो वो समझते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड था जिसमें हमारे लिमिट्स यानी कि अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स दोनों में से कोई एक जगह पर इनफाइनाइट शो होता था, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता कि प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। एंड देन आफ्टर वहां पर हम सी एज्यूम करते थे कोई भी एक लिमिट्स में, या तो दोनों साइड लिमिट्स में था। आपने देखा था एग्जांपल नंबर 1 जिसमें अपर साइड इनफाइनाइट था, लोअर साइड इनफाइनाइट था, एंड देन आफ्टर थर्ड एग्जांपल दोनों साइड इनफाइनाइट थे। तो तीनों को हमने एज्यूम करके सेट किया और देन आफ्टर वी सॉल्व इट। एग्जांपल के बारे में सबको पता चल गया है। देन आफ्टर सेकंड काइंड के बारे में बात करें। फर्स्ट काइंड जो था वो इंटीग्रेशंस की लिमिट से पता चलता था। सेकंड काइंड में ऐसा नहीं है। सेकंड काइंड में आपको इंटीग्रेशंस के लिमिट्स फाइनाइट दिए होंगे, बट मैंने उस वक्त पे भी बताया था कि इंटीग्रेशंस दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो पहले उसके लिमिट्स फाइनाइट होने चाहिए और दूसरा उसका फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सेकंड काइंड हमें यही बता रहा है कि लिमिट्स तो फाइनाइट है बट वो लिमिट्स की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहे हैं। तो पहले सेकंड काइंड के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक्चुअल में क्या है। ये मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया या जो जानकारी दी आपको वो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। प्रॉपर क्या है वो बताते। इट इज अ डिफाइंड इंटीग्रल इन विच इंटीग्रेंड बिकम इनफाइनाइट और अनबाउंडेड और डिसकंटिन्यूअस। यानी कि या तो हमारा फंक्शन ही इनफाइनाइट होगा, या तो वो अनबाउंडेड होगा, या तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। एट वन और मोर पॉइंट्स, एट वन और मोर पॉइंट्स मीनिंग कि लिमिट्स जो आपकी अपर लिमिट है या तो लोअर लिमिट है या तो दोनों लिमिट्स, एट वन और मोर पॉइंट्स दोनों में भी कहीं पे वो एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये तीन वैल्यूज अपर लिमिट लोअर लिमिट या तो दोनों लिमिट्स की वजह से या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। यहां पर वो चीज हमें समझनी है, जिसके लिए उसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 0 to 1 upon x dx इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब यहाँ पे आपको बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि ये इम्प्रॉपर कहां पे है सर, दोनों लिमिट्स तो फाइनाइट है, फंक्शन भी दिया हुआ है, ये कहां पर इम्प्रॉपर हो रहा है। तो नीचे की लाइन में लिखा है ऑफ द सेकंड काइंड एज 1 upon x इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस इन द सेंस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यानी कि अगर 0 लिमिट है और मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूं फंक्शन में 1 upon 0, दैट्स मीन इट इज इनफाइनाइट, यानी कि दोनों में से कोई एक लिमिट के लिए हमारा फंक्शन discontinuous हो रहा है। So 1 upon 0 which is infinite. So now again the second number of example कि 1 upon x square minus 1 dx is also an improper integral of the second kind। अब यहाँ पे -2 और 2 है। सबको यही क्वेश्चन होगा कि सर ये -2 और 2 के लिए तो कहीं इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, बट -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में तीन नंबर और ऐड हो जाएंगे, -1 0 और 1। तो वो तीनों नंबर को भी यहाँ पे रख के हमें चेक करना है। 0 से 1 के बीच में कोई और नंबर नहीं था, बट -2 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है और वो भी रखते हैं। तो बिकॉज ऑफ द काइंड इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, यानी वो दो वैल्यूज जो बीच की है उसकी वजह से भी ये एग्जाम्पल जो है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है। सो ऐसे वाले एग्जाम्पल है जिसमें आपकी अपर लिमिट या तो लोअर लिमिट या तो दोनों लिमिट, जिसकी वजह से आपके एग्जांपल्स इनफाइनाइट या तो फंक्शंस इनफाइनाइट हो रहा है। तो आप उसे हम कैसे मॉडिफाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट काइंड में किया था वैसे ही सेकंड काइंड के अंदर तीन तरह के हमारे लिमिट्स होंगे, जिसमें इफ f of x is unbounded means discontinuous at x equal to lower limit a, then a to b integration of a to b f of x dx। अगर a की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है then we assume c tends to a, c to b integration over c to b f of x dx। now you integrate the function and then after you apply the upper minus lower। same thing for the upper limit, if it is unbounded with the limit of upper a to b then you assume that limit c tends to b इंटीग्रेशन ओवर a to c f of x dx। यानी कि 1 में हमने लोअर लिमिट को एज्यूम किया था, सेकंड 1 में हमने अपर लिमिट को एज्यूम किया, और थर्ड 1 इफ f of x is unbounded at x is equal to a and x is equal to b, यानी कि दोनों वैल्यूज के लिए या तो दोनों के बीच की कोई वैल्यूज के लिए ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, देन वी एज्यूम c1 एंड c2
सेम टाइम, बट वो एडिशनली एक मिड पॉइंट से हम उसको इंटीग्रेशन उसका बाय पार्टीशन कर देंगे। जैसे वहां पर हमने माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट का एक मिड पॉइंट ढूंढा था 0, माइनस इंफाइनाइट टू 0 एंड 0 टू इंफाइनाइट। तो ये माइनस इंफाइनाइट ए एंड इंफाइनाइट इज बी एज्यूम करके जो एग्जांपल गिना था, वैसे ही यहाँ पर एग्जांपल C1 एंड C2 की तरह पर हो जाएगा। एंड नाउ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जांपल कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी कन्वर्ज और एग्जिस्ट when the limits यानी कि नंबर इक्वेशन 1, 2 and 3 are the exist or finite, यानी कि अगर हमारे एग्जाम्पल का आंसर हम इसको प्रॉपरली बनाकर फाइनाइट लाते हैं तो ये कन्वर्ज होगा, अगर ये आंसर इनफाइनाइट आता है तो वो डाइवर्ज होगा। सो यहाँ पर 3 तरह के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 फॉर्मेट हमने पढ़े, जिसमें एक में अपर लिमिट की वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सेकंड में एक में लोअर लिमिट की वजह से डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और तीसरे में या तो दोनों अपर एंड लोअर की वजह से या तो उसके बीच में आने वाली वैल्यूज की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमारे बोर्ड पे हमने एग्जांपल नंबर 1 लिखा हुआ है कि एग्जांपल नंबर 1 इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर 0 to 3 1 upon under root 3 minus x dx। ये एग्जांपल जो है, यहां पर हम सबको पता है कि एग्जाम्पल की लिमिट्स जो है वो प्रॉपर है, उसका इंटीग्रेशंस भी प्रॉपर है, बट ये फंक्शंस की वैल्यू 0 रख के और 3 रख के हमको चेक करनी है। तो व्हाट अबाउट द 0, देन इट इज अंडर रूट 3, तो ये 0 से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। व्हाट अबाउट द 3, सो 3 minus 3 इज 0, सो 3 minus 3 की वजह से 0 हो रहा है, एंड देन 1 upon 0 इट इज इनफाइनाइट। सो बट ऑब्वियस कि 3 हमारा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। सो नाउ वी स्टार्टेड विद सॉल्यूशन। यस, यहां पर मैं आपको ये दोनों वैल्यूज बता रहा हूं, बट इसके बीच की एक नंबर और आ रहा है 1 and 2 बोथ। अगर 1 and 2 की वजह से भी हो रहा है तो वो मिड पॉइंट से हमें फ्लक्चुएट या तो पार्टीशन करके वो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, बट ये 0 और 3 से हो रहा है, दैट्स गुड। सो नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to 3 1 over under root 3 minus x dx। now 3 की वजह से the function is unbounded at x equal to 3। so now we fluctuate the limit, so limit c tends to 3 integration over 0 to c 1 over under root 3 minus x dx। so ये अब c रखेंगे तो इंटीग्रेशन में ये इनफाइनाइट नहीं होगा। यहां पर हमें ये करने की जरूरत क्या है, काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन हुआ कि सर ये जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं देन वापिस तो हम c टेंड्स टू 3 तो रख ही रहे, तो यहाँ पे करने की जरूरत क्या है, एज पर प्रोटोकॉल अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है या तो इंटीग्रेशन के लिमिट्स प्रॉपर नहीं होते हैं तो वो निकाल नहीं सकते हो, बरोबर है। तो उसी वजह से हमें इसका इंटीग्रेशन प्रॉपर करने के लिए c एज्यूम करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन और व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon under root 3 minus x। yes, limit c tends to 3 minus 2 times 3 under root 3 minus x। यहां पर हम सब जानते हैं कि 1 upon root x का इंटीग्रेशन आता है minus 2 times root x, but here the function is 3 minus x under root 3 minus x, so that's why here it is minus 2 root x। अगर माइनस आता है तो माइनस आएगा, माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। so 0 to c, now we replace the our limits upper minus lower, so limit c tends to 3 c रखना है, so पहले अपर minus 2 times under root 3 minus c minus minus plus because upper minus lower, so यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, so minus minus plus 2 times under root 3 minus 0।
So now we solve it. Limit c tends to 3. So minus 2 times 3 under root 3 minus c plus 2 root 3 because of ये तो 0 हो जाएगा. So minus 2 under root 3 minus c. अब c tends to 3. So now we replace by c tends to 3. So limit अब c की जगह पे 0 रखना है. So minus 2 times 3 minus 3 plus 2 root 3. So the 3 minus 3 0. So final answer is 2 under root 3. यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है उसका इंटीग्रेशन आप 0 से 3 रख के भी इंटीग्रेशन निकालोगे तो 2 रूट 3 ही आएगा. बट वो आंसर आपका ये आंसर के साथ मैच हो जाएगा, पर ये फॉर्मेट से गिनोगे तभी सही होगा. एंड द आंसर इज फाइनाइट. सो इट इज कन्वर्ज. ओके, क्योंकि हमारा आंसर हमें फाइनाइट मिला है. आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोगों को पता चला होगा. अब हम 2 और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आप लोगों को पूरा पता चलेगा. ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारी लिमिट जो थी 3, जो हमारी अपर लिमिट थी, उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस हो रहा था. अब एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें आपके कई सारे एग्जाम्पल में बहुत सारे सेंटेंसेस के वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे कि इवैल्यूएट भी हो सकता है, check the convergence of the 0 to 1 1/1 minus x dx. ओके, सो ये बोथ दी एग्जांपल्स जिसमें आप लोगों को खुद आइडिया लगाना है कि करना क्या है, क्योंकि हम आपको पूरा पढ़ा देंगे बट आइडेंटिफाई आपको खुद करना है एग्जांपल्स के अंदर कि एग्जाम में ये किस तरह से पूछा जाता है और कौन सा मेथड और कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. इसके लिए ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी. सो एग्जांपल नंबर 2 0 to 1 1/1 minus x dx. yes, so आपके एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर यहां पर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन 0 to 1 1/1 minus x dx. 0 रखोगे तो ये 1 बचेगा और 1 रखोगे तो 1 minus 1 इट इज इनफाइनाइट. so integration, can we start with the solution? 1/1 minus x dx. So here the function is unbounded at x equal to 1. okay, so यहां पर आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 to 1 1/1 minus x dx. 1 की जगह पर इनफाइनाइट हो रहा है. सो नाउ वी स्टार्टेड विद द एज्यूम लिमिट c टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन ओवर 0 to c 1/1 minus x dx. सो हम सबको पता है कि 1 की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, हमने 1 एज्यूम कर लिया है. सो नाउ व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन लिमिट c tends to 1. what about the integration of 1/1 minus x? 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x, but here it is 1/1 minus x, so integration is minus log 1 minus x which is 0 to c. यहाँ पर हमने इंटीग्रेशंस भी निकाल लिया है, इसको प्रॉपर भी बना लिया है क्योंकि ये इम्प्रॉपर था एट 1. सो नाउ लिमिट c tends to 1 क्या आएगा माइनस लॉग 1 माइनस एक्स सी, यानी कि लॉग अब अपर माइनस लोअर करेंगे. सो माइनस लॉग 1 माइनस सी अपर माइनस लोअर माइनस माइनस प्लस लॉग 1 माइनस 0. सो लिमिट c टेंड्स टू 1. नाउ वी सिंप्लीफाई द फंक्शंस. लिमिट माइनस लॉग 1 माइनस सी प्लस लॉग 1 which is 0 और यहां पर c की जगह पे हम 1 रखेंगे. सो व्हाट अबाउट दिस लिमिट अब आएगा नहीं. सो माइनस लॉग 1 माइनस 1 प्लस 0. सो लॉग 1 माइनस 1 विच इज लॉग 0 एंड लॉग 0 हमने बताया था कि यहां पर ये पेपर के अंदर पूरे चैप्टर्स में आपका इनफाइनाइट हो जाएगा. देन इट इज माइनस लॉग 0 यानी कि माइनस इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल वैल्यू है. व्हाट अबाउट द वैल्यू का आंसर इट इज माइनस इनफाइनाइट. चेक द कन्वर्जेंस. चेक द कन्वर्जेंस का मीनिंग यही है कि कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं.
ये कन्वर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका आंसर आ रहा है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है इट इज अ कन्वर्जेंस, आपको लिखना है आंसर पे से कि ये इनफाइनाइट है तो डाइवर्ज और फाइनाइट है तो कन्वर्ज। सो हेंस इट इज डाइवर्ज। ओके, ये लाइन या ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है बिकॉज ऑफ चेक द कन्वर्जेंस हमें बोला है। अगर इवैल्यूएट लिखा है और ये आप स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे कि आंसर क्या आता है उसके ऊपर से, बट अगर ये चेक द कन्वर्जेंस है तो ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए। सो एग्जांपल नंबर 2, इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 upon x raised to 2/3 dx। यहां पे हम सब जानते हैं कि -1 और 1 ये दोनों के लिए हमारा एग्जाम्पल जो है वो फाइनाइट ही है। -1 से 1 के बीच में वो इनफाइनाइट नहीं होगा, बट -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है। यस, कौन सी वैल्यू है? 0। तो ये जो 0 है उसके लिए ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी हमारा एक मिड पॉइंट है। मैंने पहले भी बताया था कि कई बार अपर लिमिट और लोअर लिमिट या तो दोनों लिमिट, उसके अलावा एक बीच का नंबर निकलेगा जिसकी वजह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये ही एग्जांपल है कि जिसमें -1 से 1 के बीच में 0 आएगा और उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट बाय सॉल्यूशन। -1 to 1 upon x raised to 2/3 dx, it is unbounded at x equal to 0, बिकॉज 0 कहां पे आ रहा है? -1 से 1 के बीच में। ये दोनों के लिए नहीं हो रहा है। हमने जैसे यहाँ पे चेक किया था कि 1 के लिए ये अनबाउंडेड हो रहा है एट 1, जैसे यहाँ पर ये 0 के लिए हो रहा है। सो नाउ वी पार्टीशन विथ -1 to 0 1 upon x raised to 2/3 dx plus 0 to 1 upon x raised to 2/3 dx। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट पे इसका पार्टीशन कर दिया है। अब ये 0 के लिए डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सो नाउ वी टेक इट लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी c1 टेंड्स टू 0 -1 to c1 1 upon x raised to 2/3 dx plus लिमिट c2 टेंड्स टू 0, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऊपर था इसलिए हमने इसको c1 दिया, नीचे इसलिए c2 दिया। Then it is c2 to 1 upon x raised to 2/3 dx। Now ये इम्प्रॉपर पहले हमें देखने में नहीं लग रहा था, बट ये प्रॉपर नहीं था x equal to 0 की वजह से। Then we converted into a proper form। Now we integrate, ये क्या आएगा? लिमिट c1 tends to 0, the integration of x raised to 2/3 which is 3 times x raised to 1/3 -1 to c1 plus limit c2 tends to 0। यहां पे हम सबको पता है व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 2/3, इट इज अ राइट डाउन। अगर किसी को नहीं पता है तो कैन वी राइट -2/3, और हम सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर इज x raised to -2/3 plus 1 upon -2/3 plus 1। तो ये हो जाएगा x raised to 1/3 और ये सॉल्व हो जाएगा अपॉन 1/3 जिसमें 3 ऊपर आ जाएगा। देन 3 टाइम्स x raised to 1/3। ये नेसेसरी नहीं है, बट मैंने इसीलिए समझाया है क्योंकि कई सारे बच्चे ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम 1 upon x raised to 2/3 को x raised to -2/3 लिख सकते हैं, एंड बाय द इंफॉर्मेशन और द फॉर्मूला ऑफ x raised to n ऑफ इंटीग्रेशन which is x raised to n plus 1 upon n plus 1, so then we solve it, it is 3 times x raised to 1/3। Same to here, 3 times x raised to 1/3, both the functions are same, then integrations are same, but the upper and lower limits are different। So यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया सबको। So now we replacing our upper minus lower, so limit c1 tends to 0, what about 3 c1 raised to 1/3 minus, अभी यहाँ पे कोई फंक्शन माइनस नहीं है तो ये माइनस कंसिडर होगा, एंड 3 टाइम्स -1 raised to 1/3 प्लस लिमिट c2 tends to 0
3 टाइम्स -1/1/3, सर ये -1 नहीं है +1 है, सो +1 माइनस 3 टाइम्स C2⁻1/3। सो यहां पर हमने पूरे का पूरा एग्जांपल अपर माइनस लोअर विद इंटीग्रेशंस करके रख दिया है। नाउ वी रिप्लेस अवर C1 एंड C2। C1 टेंड्स टू 0, so it is 3 times 0 -1/1/3, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस लिमिट C2 टेंड्स टू 0, सो यहां पर हम 0 रखेंगे, देन इट इज 1/1/3, इट इज 1, ओके, सो 1/1/3, इट इज 3 माइनस 0, सो ये वैल्यू क्या आएगी, इट इज सॉरी यहां पे -3, कैन बी राइट हियर, इट इज 3 ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इट इज -1/3 प्लस 3। यहां पर ये हमने -1/1/3 कैसे फॉर्मेट में है वो खाली दिखाया, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आप कैल्सी में अगर इसे सॉल्व करोगे, साइंटिफिक कैल्सी में, हमारा सिंपल कैल्सी उसे यूज नहीं करना है क्योंकि वहां पे वो एरर बता देगा। यहां पर आप उसको साइंटिफिक कैल्सी में अगर सॉल्व करोगे तो -1 दिखाएगा, सो -1 into -3 which is a 3, so 3 plus 3 is a 6, so it is a finite, it is converge। so यहां पर हमने 2 एग्जांपल देखे, जिसमें से एक एग्जांपल था जिसमें अपर लिमिट्स थी 3, दूसरे एग्जांपल में ये अपर लिमिट्स 1 आई, तीसरे एग्जांपल के अंदर हमने ये देखा कि दोनों में से कोई लिमिट्स जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उसके बीच में एक आ रही है 0, जिसकी वजह से ये पूरा एग्जांपल हमें क्या करना पड़ रहा है, अनबाउंडेड दिखाना पड़ रहा है, और देन आफ्टर वी सॉल्व इट। सेम ये ओनली फॉर समझने के लिए है कि जिसमें 0 और 5 दोनों हम यहाँ पे x की जगह रिप्लेस करेंगे, तो ये 5 - 2 3 जो फाइनाइट है, 0 - 2 ऑल्सो इट इज अ फाइनाइट, सो यानी ये 0 और 5 के बीच में ऐसा कोई नंबर आएगा जिसमें ये अनबाउंडेड होगा। यहां पर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो इंटीग्रेशन भी निकलेगा, इंटीग्रेशन का आंसर भी सेम आएगा जैसे हम कर रहे हैं, बट यहां पर हमें उसे प्रॉपर वे में फाइंड करना है। तो यहां पे एक वैल्यू आती है 0 से 5 के बीच में आता है 1 2 3 और 4, जिसमें ये जो 2 है यहां पर उसको वो डिस्टर्ब करेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट 2, जिसकी वजह से ये हमारा मिड पॉइंट बनेगा इसका 0 to 2 एंड प्लस 2 to 5, जैसे हमने यहां पर एग्जांपल किया है -1 to 0 एंड 0 to 1, उसी तरह से यहां पर भी आप ये एग्जांपल को इस तरह से देख सकते हो। यहां पर 3 एग्जांपल हो चुके हैं। जैसे यहां पर दूसरा एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है कि इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 1/x² dx, तो यहां पर आपने देखा था कि 1 की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, यहां पर किसकी वजह से होगा, 0 की वजह से होगा। सो नाउ वी सॉल्व, सपोज सिंपली हम ये एग्जांपल देख रहे हैं बिकॉज ऑफ खाली लोअर लिमिट को समझने के लिए। सो इट इज 0 to 1 1/x² dx, इट इज अनबाउंडेड एट x = 0, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट C1 टेंड्स टू 0 और C टेंड्स टू 0 कोई भी लिख सकते हो, C2 1/x² dx, we know about the integration of x², which is write down as x⁻², then it is x⁻² + 1/-2 + 1, so it is a -1/x, because ये -1 बचेगा और नीचे भी माइनस आएगा, so -1/x, so limit C टेंड्स टू 0 -1/x C to 1, so limit C टेंड्स टू 0, upper minus lower, so -1/1 minus plus 1/c. Now we replace C टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा 1/0, यहाँ पे तो आगे 1 ही रहेगा, so -1/, so
सो तो पूरा आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट, ये पूरा आंसर इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट की वजह से ये हो जाएगा इट इज डाइवर्स। सो 3 एग्जाम्पल थे जो मैंने प्रॉपरली आपको समझा के करवाए थे। ये 2 एग्जाम्पल जो थे मैंने आपको रफली आइडिया दिया है कि ये एग्जाम्पल जो है हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपने आप से खुद से भी सॉल्व करना है। आई थिंक आप लोगों को दोनों एग्जाम्पल्स में यहाँ पे जो है वो और ये जो 2 एग्जाम्पल उसमें सब पता चला होगा। सबसे क्रूशियल पार्ट ये पूरे एग्जाम्पल्स के या पूरे चैप्टर के अंदर वो है इंटीग्रेशंस और इंटीग्रेशंस के लिमिट्स। ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आती है तो आप पूरा एग्जाम्पल कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल्स पता चले होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।